वो भी आए कि उसमें अम्बाला का भी वहाँ के सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि अम्बाला की क्या सामरिक भू राजनीतिक स्थिति थी, शिवाजी की पहाड़ियों में कितना निकट था, अंग्रेजों के लिए कितना सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मगर अंग्रेजों के पहले भी उसका महत्व था, जब अंग्रेजों ने लड़ाइयाँ लड़ी थी मराठाओं के प्रति, और ये लोग थे जिनकी जानवियाँ वो थी जो औरंगजेब के बाद समय से इनके पास आई, और इन्होंने भी स्वाधीनता को बरकरार रखा था। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तत्व इसमें आने चाहिए, और इसका जो प्रभाव बाद में ये रहा कि भले ही उस समय इस बगावत को जो स्वाधीनता संग्राम था, जिसे हम अपना पहला स्वाधीनता संग्राम कहते हैं, उसका दमन भले अंग्रेजों ने कर दिया हो, मगर कैसे इसमें सांप्रदायिक सद्भाव भी था, कैसे कहीं इसमें जाति वैमनस्य नहीं था। अहिर भी थे, जाट भी थे, बामन भी थे, कुमार भी थे, अन्य जातियां भी थी, सैनी आदि भी थे। और वो उसमें सबसे बड़ा पक्ष मुझे वो लगता है जो नाटकीय फिल्मी पक्ष है कि कोई फकीर आता था, वो सदा लगाता था और अंग्रेजों को शक होता था वो फकीर क्या कर रहा है। वो जुनून फिल्म की कहानी में जो आदमी कहता है अंधा फकीर, मैं देख रहा हूँ क्यों बहने वाला है, अंग्रेज कबूतरों के माने में मारे जाएंगे। ऐसे ही कोई पंडित आता है जो कहता है नक्षत्र बदल रहे हैं, वो दिन ऐसा है जब सारे तो ये सारी चीजें अंधविश्वास नहीं थी। वो फकीर था, वो घुमंतु फकीर था या घुमंतु ज्योतिषी था, वो जनता को एक कर रहे थे, संदेश पहुंचा रहे थे, अन्य के भी तैयारी माहौल। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो हरियाणा की रागिनी है उसका संगीत का स्वर कहीं आना चाहिए। कहीं घोड़ी की टापे आपने वॉक ओवर में दिखाई हैं, मगर कहीं वो जनता जो फुसफुसाहट कर रही है, आपस में बातें कर रही, सिपाहियों का एक वाक्यांश जिसमें आया है, तो मुझे लगता है कथानक पूरा अगर घूमेगा, नक्शा आपने अंत में दिखाया है कि चीज शुरू अम्बाला में, हमारे लिए केंद्र अम्बाला ही है क्योंकि स्मारक अम्बाला में बना है, मगर ये एक तरह से पूरे हरियाणा में स्वाधीनता संग्राम की कहानी को लपेटता है। वो गुड़गांव हो, वो बल्लभगढ़ हो, वो बहादुरगढ़ हो, वो झज्जर हो, और ये सारी जो कुछ गुमनाम सिपाही हैं उनको भी हम ड्रामेटाइज कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा शायद स्पेशल इफेक्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं होगी, ताकि हर आदमी 5-7 मिनट उसका रस ले सकेगा। ये मेरे मन में मोटा मोटी रूपरेखा थी। अगर मैं चाहता था मेरी माननीय मंत्री महोदय ये निर्देश देते कि उनके मन में, क्योंकि बाला को उससे बेहतर, उनसे बेहतर कौन जाएगा, और वो मेरे ख्याल में बात कुछ कुछ चीज़ों को अगर हम जोड़ दे के कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को रेखांकित करना चाहते हैं, हम आधार तो डॉक्टर यादव की किताब को रखते हैं, जो प्रामाणिक है, ऐतिहासिक है, और डॉक्टर यादव इसमें सच्चे इतिहासकार हैं। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के सारे साधन अंग्रेज सरकार ने जो सुलभ कराए, हिंदुस्तानी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले थे उनके साधन बचे नहीं, मगर कहीं ना कहीं हमको उनकी यादें हैं, लोक गाथाओं में हैं, लोक कथाओं में हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, उनकी गढ़ियाँ हैं, उनके गांव वगैरह हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का समावेश किया जा सकता है। अंशतः ड्रामेटिक स्टाइलाइजेशन हो, अंशतः डॉक्यू ड्रामा हो, अंशतः कोई कथावाचक टाइप आदमी हो जो जो कथा बाँचने वाला आ जाए, कहीं पर जो स्वांग वगैरह करता हो एक आदमी वो आ जाए और वो 1857 की कहानी करे, वो हम उसको टेम्पोराइज करें कि वो तत्कालीन समय में लोगों को उकसाने भड़काने का काम कर रहा है। कहीं पुरानी गिरजी है जहाँ सर्विस चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बड़े मज़े में हो सकती हैं, मगर दोनों चीज़ें जानना मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि कितने समय का हम ये कार्यक्रम सोच रहे हैं, दोनों भाषाओं में सोच रहे हैं, दिन और रात दोनों के लिए सोच रहे हैं, भीतर और बाहर, प्रेक्षागृह और बाहर दोनों के लिए सोच रहे हैं। और जो बाकी वहाँ सैक्लोरामा बनेगा, जो बाकी वहाँ फोटोग्राफ पोर्ट्रेट्स होंगे, तो उनके साथ कैसे हम इसको विविध करेंगे और समय सीमा क्या होगी इस पूरे काम को। थैंक यू सर। सर होम मिनिस्टर साहब को सर टू रिकैपिटुलेट सर व्हाट प्रोफेसर पुष्पेश पंत has said. सर प्रोफेसर पुष्पेश पंत आपसे गाइडेंस सर ये चाह रहे हैं 3 इश्यूज पे। पहली तो ये है कि इसका ड्यूरेशन क्या होगा और क्या ये बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। तीसरी चीज सर ये क्या सिर्फ इंडोर होगा कि इसको हम आउटडोर भी करेंगे और सिर्फ शाम या रात को ही करेंगे कि पूरे दिन में डिफरेंट इंटरवल्स में करेंगे। इन 3 इश्यूज में सर इनको आपकी एडवाइस चाहिए। मैं बताता हूँ। सन 2000 में मेरे हाथ केसी यादव जी की पुस्तक लगी सर। उससे पहले हमने यही सुना हुआ था कि 1857 की क्रांति मेरठ से आरंभ हुई, लेकिन केसी यादव जी ने जो तथ्य दिए और मैंने उनको अम्बाला गजेटियर में भी पढ़ा, उसमें भी कुछ चीज़ें उपस्थित थी
मैंने विधानसभा में 2000 में ये बात उठाई कि आज़ादी की पहली लड़ाई, वैसे तो हमें हमेशा यही पढ़ाया जाता रहा कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। कांग्रेस के जन्म से 28 साल पहले भी ही 1857 में हिंदुस्तान की जनता में आज़ादी का जज्बा था और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई आरंभ की और वो अंबाला छावनी से शुरू की गई। मेरठ से भी 10 घंटे पहले अंबाला छावनी में जो 60th नेटिव इन्फेंट्री थी वो हथियार उठाकर अपनी बैरकों से बाहर आ गई। और ये ठीक है कि अंग्रेजों को उनकी पहले से किसी श्याम सिंह ने मुखबरी कर दी हुई थी तो उन्होंने उनको ओवर पावर कर लिया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस क्षण सैनिकों ने हथियार उठाकर बैरकों से बाहर आ गए तो क्रांति की शुरुआत तो हो गई वहां से। और उसके बाद 9th जो इन्फेंट्री थी उसमें भी उन्होंने की। और अगर हम इसका अध्ययन करें कि सारे हिंदुस्तान में एकदम ये कैसे हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कैंपेन चलाई गई, कहीं ना कहीं तो तैयारी की गई। और इसकी तिथि 10 मई ही क्यों फिक्स की गई, उसके बारे में भी केसी यादव जी ने आगे लिखा है कि 10 मई को संडे था और संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन सारे अंग्रेज चर्च में इकट्ठे होते थे। अंबाला में एक नया चर्च बना था, उस दिन उसका उद्घाटन होना था। तो प्लानिंग यह बनाई गई थी कि जब सारे अंग्रेज उस चर्च में इकट्ठा होंगे, हम अपनी बैरकों से हथियार लेकर डेजर्ट वहां से करके हम अंग्रेजों पर हमला कर देंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फोन ले आओ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अंग्रेजों को हम हिंदुस्तान से उखाड़ देंगे। और उसकी मैं समझता हूं कि काफी दिनों से तैयारी की गई होगी, क्योंकि ऐसा भी बताया गया कि काफी दिन पहले अंबाला छावनी में जो लोग इस क्रांति के विरुद्ध थे उनके दफ्तरों को, उनके घरों को आग लगाने का सिलसिला आरंभ हो गया था। बकायदा उसकी तारीखें दी गई हैं कि किस किस तारीख को पुलिस चौकी को आग लगाई गई, किस तारीख को गुड़साल को आग लगाई गई, किस तारीख को कहां पर क्या किया गया, वो भी बताया गया है। और सबसे तो बड़ी बात है कि जिस कारतूस को लेकर ये क्रांति हुई, वो कारतूस देने का डिपो अंबाला छावनी में था। आसपास की छावनियों के लोग भी अंबाला छावनी में वो कारतूस लेने आया करते थे। जब वो कारतूस लेने आया करते थे तो यहाँ के अपने भाइयों के साथ भी, सैनिकों के साथ भी उनकी बातचीत हुआ करती थी कि हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। वो डिपो अंबाला छावनी में था, क्योंकि वो 3 ही थे, एक दमदम में था, एक अंबाला छावनी में था, एक सियालकोट में था। 3 ही डिपो थे अंग्रेजों के, जहां से ये ड्रेडेड जो कारतूस था वो सैनिकों को सप्लाई किया जाता था, जिसको छीलकर वो फायर करते थे। और ऐसा वो मानते थे कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ये सारा किया जा रहा। तो मैंने विधानसभा में ये सारी बात रखी। मैंने कहा कि जो 1857 की क्रांति है वो अंबाला छावनी से शुरू हुई, लेकिन उन अनसंग हीरोज की याद में कभी कोई गीत नहीं गाया गया जिन्होंने आजादी की अलग सबसे पहले इस देश में चलाई। उससे पहले कोई इंस्टांस नहीं मिलता है जिन्होंने सबसे पहले अंबाला हिंदुस्तान में आजादी की अलग जगाई। और ऐसा भी बताया जाता है कि वो यूनिटें डिसबैंड कर दी गई थी। बाद में ऐसे भी तथ्य मिलते हैं कि उनको पेड़ों से बांधकर गोलियों से मार दिया गया था। ऐसे भी तथ्य कुछ मिलते हैं, कुछ किंवदंतियां हैं, कुछ लोग बताते हैं। लेकिन क्योंकि ये इतिहास को रीराइट करने की बात है तो हमें बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। हमें एक एक बात जो हम रखें
वो दस्तावेजों पर आधारित होनी चाहिए, एक एक उसका हमारे पास पुख्ता सबूत होना चाहिए। तो मैंने विधानसभा में कहा कि हमें उनकी याद में, उन अनसंग हीरोज की याद में अम्बाला में कोई स्मारक बनाना चाहिए। मैं ये अपनी बात बार बार उठाता रहा। मैंने जब कांग्रेस की सरकार आ गई तब भी ये बात उठाई, और जब मैंने बार बार उठाई तो कांग्रेस ने ये आश्वासन दिया कि हम अम्बाला में ये स्मारक बनाएंगे। एक दो बार उन्होंने शिलान्यास रखने के लिए भी तिथि यहाँ पर तय की, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी आ नहीं सके और वो शिलान्यास नहीं हो सका। अब जब हमारी सरकार बन गई तो मैंने अपनी सरकार के सामने ये बात रखी कि ये हमें स्मारक बनाना चाहिए, और बहुत सुंदर स्मारक हमने वहाँ पर ये बनाने का काम चल रहा है। उसकी है ये वीडियो आपके पास, देखें, उसको देख लें 1 मिनट हम। जी जरूर। हाँ जी, बिल्कुल सर। अभी है 8 मिनट की है। The East India Company, basically a trading company, established itself as a political power in India in the year 1772.
The British introduced many expansionist and unjust policies to fulfill their intention of becoming a political power in India. The cumulative effect of these policies, exploitation, and administrative innovations over the years adversely affected the positions of all. The rulers, sepoys, zamindars, peasants, artisans, pandits, Maulvis, etc. were a few among them who were adversely affected. The colonial policies of the East India Company destroyed the traditional economic fabric of the Indian society. The highly unpopular revenue settlements, like the permanent settlement, Mahalbari, Rayatbari, etc., left the peasants impoverished due to heavy taxation. The annexation of Indian states by the company cut off the major source of patronage to the artisans and handicraftsmen, making their lives more miserable. The British never mixed with the Indian people and treated even the upper class Indians with contempt. The Indian sepoys were also unhappy about their emoluments compared to their British counterparts. However, the flashpoint was reached when the soldiers were asked to bite off the paper cartridges for the newly introduced Enfield rifles, which were reportedly greased with beef and pig fat. This was against the religious beliefs of Hindu and Muslim sepoys. I must go to General Henry Bernard. I have something urgent to share with him. 14 We have information of an impending bloodbath at Ambala on May 10th during church services in the new church for European regiments tomorrow. All to remain alert. जब अंग्रेज चर्च में बिजी होंगे तब हम अपना काम करेंगे। नॉन एक्टिव इन्फेंट्री कार्ट्रिज की गन उठा लेंगे, लाइट कैवलरी गन लाएंगे, HML लांसर के घोड़े खुले छोड़ देंगे, तरीके सारे अंग्रेजों का कत्लेआम कर देंगे। The sepoys of 60th Native Infantry captured European officers. The next moment, they found themselves surrounded by superior European force. The sepoys agreed to leave if the English did not attack them. The mutiny in Ambala was nipped at the bud by the British. But its spark went to Meerut, where the sepoys were lucky, and they marched to Delhi. And at midnight of 10th May 1857, they fired 21 salvos, announcing Bahadur Shah Zafar as the ruler of Hindustan. बस के स्तर का स्मारक यहाँ पर हम बना रहे हैं। लगभग 300 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए का ये बनेगा। मैं इसको 3 पार्ट में दिखाना चाहता हूँ। पहला पार्ट कि क्रांति अंबाला छावनी से शुरू हुई, उसके बारे में पूरी डिटेल दस्तावेजों सहित सारे प्रूफ, और अगर हम कोशिश करेंगे तो उसके निशान आज भी छावनी की कंटोनमेंट में हैं, उनके भी हम विजुअल बना सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं। दूसरा पार्ट, हरियाणा में आजादी की पहली लड़ाई कहां कहां लड़ी गई और किस किसने लड़ी, इसको दिखाना चाहता हूं। और तीसरे पार्ट में सारे हिंदुस्तान में, क्योंकि वो इन कंटिन्यूशन लड़ी गई,
सारे हिंदुस्तान में क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, झांसी की रानी कहाँ लड़ी, तांत्या टोपे कहाँ लड़े, बहादुर शाह जफर की क्या भूमिका रही, और अंबाला से शुरू करके बहादुर शाह जफर को जब जाके रंगून में दफना दिया गया तब तक की सारी कहानी मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इसका नाम रखा है आज़ादी की पहली लड़ाई। तो वो पूरी दिखाना चाहते हैं, किसी को उसमें मिस नहीं करना चाहते हैं। एम्फेसिस सिर्फ इसी बात पर का है क्योंकि हम अंबाला छावनी में बना रहे हैं, तो अंबाला छावनी से वो शुरू हुई और उसके क्या क्या सबूत हैं। अब हमारा दुर्भाग्य है कि केसी यादव जिन्होंने इसके ऊपर सारा काम किया वो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और बहुत कुछ वो इसमें हमारी मदद कर सकते थे, लेकिन अब उनके अधूरे काम को उनके 2 स्टूडेंट आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, यूवी सिंह है और दूसरे क्या नाम है उनका, आपका आशुतोष कुमार। हाँ, आशुतोष कुमार। ये दोनों उनके स्टूडेंट हैं और इनके पास वो सारा है। और तीसरा उनके पुत्र, ये तीनों मेरे पास 2-3 दिन पहले आए थे और उन्होंने कहा था कि केसी यादव जी ने अंबाला के इस स्मारक के लिए बहुत सारे दस्तावेज संभाल के रखे हुए हैं जो हमारे पास हैं, ये उसमें हमारी मदद करेंगे। जो है दिखाना हम क्या चाहते हैं, हम एक तो डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से वहां पर दिखाना चाहते हैं जो जो डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, चाहे वो वहां के डीसी ने पत्र लिखा था, चाहे और चीजें थी, चाहे वो गजेटियर में लिखा हुआ है, जहां जिन भवनों को आग लगाई गई उनके अगर दस्तावेज हमारे पास हैं तो उनको पूरी तरह से तैयार करके बड़े बड़े बनाकर हम जो अंदर हमने गैलरियां बनाई हैं, एक गैलरी में तो वो दस्तावेज हम दिखाना चाहते हैं कि अंबाला छावनी से शुरू हुई, ताकि किसी को इसका कोई संशय न रहे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करूँ, और जब हम नरेंद्र मोदी जी से प्रधानमंत्री जी से करवाएंगे तो किसी बात पर कोई संशय नहीं होना चाहिए, हमारी बात में हर बात में दम होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास सब कुछ, सारे दस्तावेज और सारा जो जो हम एकत्रित कर सकते हैं। हमें बहुत सारी मदद यहाँ की आर्मी यूनिट से भी मिल सकती है क्योंकि उन्होंने भी इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया है। वही हमें बताएंगे कि 60th नेटिव इन्फेंट्री कहाँ पर सिचुएटेड थी, 9th आर्टिलरी कहाँ पर सिचुएटेड थी, वो स्थान वो सारे हमें बताएंगे, और किन किन भवनों को आग लगाया गया उनका बकायदा मेंशन है इसमें। उन सारों के वीडियो और फोटोग्राफ्स हम उसमें लगा सकते हैं। और इसके साथ ही जो हमने गैलरियां बनाई हैं उनमें पिक्चर्स के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से ये सारी जो स्क्रिप्ट है हम उसमें दिखाना चाहते हैं, ताकि अंदर जब लोग जाएं और वहां पर उनको जो गाइड है वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताए कि ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, इसने ये किया था, इसकी कुर्बानी हुई थी, इसको इतने लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया था, जो जो हमारे पास हो वो हम दिखाएं। और उसके बाद वो सारे हरियाणा में फैला, आपने अभी उसका जिक्र किया कि हरियाणा में कहाँ कहाँ पर हुआ। हम कोई भी पार्ट मिस नहीं करेंगे क्योंकि हरियाणा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे अंबाला इम्पोर्टेंट है वैसे हरियाणा की उसमें क्या भूमिका रही वो हम दिखाना चाहते हैं। उसके बाद तो सारे हिंदुस्तान में क्या हुआ ये सारा ग्राफिक्स और पिक्चर्स के माध्यम से हम उन गैलरियों में जो अभी हमने आपको दिखाई उसमें तस्वीरों से वो बनी हुई हैं, उसकी चाहे आर्ट 3D आर्ट बनाया जाए उन चीज़ों का, वहाँ की सैनिक कैसे थे, अंग्रेज कैसे थे, उनकी यूनिफॉर्म्स कैसी थी, कैसे लोग थे, वो सारा उसमें दिखाया जाए। और तीसरी जो चीज़ है, हमने एक ओपन एयर ऑडिटोरियम बनाया है जिसकी 2000 की कैपेसिटी है, 2000 लोग वहाँ पर बैठकर वो देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये सारा किसी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, किसी साउंड एंड लेजर के माध्यम से
किसी पिक्चर के माध्यम से ये वहां पर आधे पौने घंटे का कार्यक्रम हम लोगों को दिखा सके, ताकि लोग बैठकर सारी चीज को अच्छी तरह से समझ सकें कि भाई क्या हुआ था। और हमारे अंदर आजादी का जज्बा पहले से ही था, हम आजाद होना चाहते थे और अनेकों लोगों ने उसके लिए कुर्बानियां दी। वो लोगों को वो मैं समझता हूं कि वो थोड़ी सी उनके साथ नाइंसाफी हुई। मैं वो नाइंसाफी दूर करना चाहता हूं। उनको जिस ढंग से, जिस तरीके से लोगों के सामने रखना चाहिए था, झांसी की रानी को जिस तरीके से रखना चाहिए था, तांत्या टोपे को जिस तरीके से रखना चाहिए था, और उस वक्त जो बहादुर शाह जफर का भी रोल काफी अच्छा रहा, वो भी हमें दिखाना चाहिए, सारा हमें दिखाना चाहिए। उनको इतिहास में, आजाद हिंदुस्तान में आगे नहीं लाया जा सका। ये इतना बड़ा स्मारक मैं इसीलिए बना रहा हूं कि ताकि उनको भी हम लोगों के सामने ला सके कि इन्होंने भी देश को आजाद करवाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी और इतना बड़ा काम किया। कहां कहां पर उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और क्या क्या नुकसान पहुंचाए, और अंग्रेजों ने बाद में उनके साथ क्या क्या किया, क्या क्या जातियां की, कहां कहां पर उन्होंने क्या क्या किया, वो इतिहास में सारा वर्णन है। और अगर हम बाकी हिंदुस्तान की देखें तो उसके तो बहुत दस्तावेज हैं, कहीं पर बने भी हुए हैं ऐसे स्मारक जो बाकी हिंदुस्तान की आजादी की पहली लड़ाई दिखाना चाहते हैं। ये मैं चाहता हूं कि एक बहुत बेहतरीन तरीके से सारा तथ्यों सहित ये सारी बात हम लोगों के सामने रखें, क्योंकि हमारा क्रिटिसिज्म भी होगा। लोग कहेंगे कि आजादी की लड़ाई तो मंगल पांडे ने शुरू करी थी, मेरठ से शुरू करी थी, ये आप कौन सा राग अलाप रहे हैं? तो उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए, उसका पुख्ता जवाब हमारे पास हो कि मंगल पांडे की भी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन मंगल पांडे से भी 10 घंटे पहले ये क्रांति अम्बाला छावनी से शुरू हो गई थी। कामयाब हुई या नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन शुरू हो गई थी, तैयारी की गई थी। और जितना मैं समझ सका हूं, मैंने जितना पढ़ा है कि सारे हिंदुस्तान में जो एकदम एक ही समय पर ये आजादी की लड़ाई हुई, उसकी जो प्लानिंग करने का सेंटर था वो अम्बाला छावनी था। अम्बाला छावनी में उसकी प्लानिंग की गई। और इसमें जो स्मारक है, इसमें हमने रोटी और कमल का फूल भी बनाया है, क्योंकि रोटी और कमल के फूल ने उसमें मैसेज भेजने में, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में मैसेज भेजने में ये बहुत बड़ा काम किया था। तो उसका भी हम विस्तार से बताएं कि ये जो हमने इतना बड़ा कमल का फूल और रोटी बनाई है। तो जब हमने पहले दिन ये आज तक पर सारी स्टोरी आई थी तो कांग्रेस का क्रिटिसिज्म आया, उन्होंने कहा कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान बना दिया कमल का फूल। तो मैंने उनको बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का निशान नहीं है, कमल का फूल और रोटी तो उस वक्त मैसेज स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया गया। जितना मैंने पढ़ा है, बाकी जो काम है सारा वो हमारे इतिहासकार करेंगे, जो केसी यादव जी के स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है, और जो दस्तावेज हैं वो उनके पुत्र जो हमारे डॉक्टर भी हैं, हमारे हरियाणा में SMO हैं वो, और उन्होंने कहा कि सारे वो दस्तावेज और सारे वो मुझे कह गए थे कि ये सारे तुम अनिल विज को देना। केसी यादव कह गए थे कि अनिल विज को देना ये सारे दस्तावेज। तो वो अच्छी बात है, मैंने इनको कहा कि आप अपने पास रखें। इन्होंने तो ये भी कहा कि उनकी और किताबों की भी जो उनकी लाइब्रेरी है वो सारी लाइब्रेरी भी हम इस स्मारक में देना चाहते हैं। तो ठीक है, हम उसको भी कहीं ना कहीं स्थापित करेंगे। हमने इसमें छोटे छोटे ऑडिटोरियम भी बनाए हैं, इसमें बाकी हाल भी बनाए हैं, तो लोग आकर उसमें पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे, और हम झांक सकेंगे अपने इतिहास की ओर। और जो वास्तविक इतिहास है वो हम लोगों को पढ़ाने में कामयाब होंगे। तो ये मैं चाहता हूँ। मैंने थोड़ा सा अपने शब्दों में, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना इधर उधर से पढ़ा, इधर उधर से इकट्ठा किया, वो उसके आधार पर मैंने इसका निर्माण करवा दिया। अब ये हमने सिविल वर्क तो करवा दिया,
लेकिन इसमें आत्मा डालोगे आप। आत्मा डालने का काम आपने करना है, और आत्मा डालोगे तो ये जीवंत होगी, ये खुद बोलेगी, ये खुद अपनी कहानी बताएगी, खुद ये अपने इतिहास को बताएगी। हिंदुस्तान का इतिहास सारा यहाँ पर खुद बोलेगा, लेकिन वो बोलने का काम जो करना है वो आपने करना है। इसको आत्मा आपने देनी है। सबसे पहले हमें इसकी तरतीबवार स्क्रिप्ट लिखनी है, क्योंकि जो हमारा कंट्रैक्टर है वो भी बार बार हमें कह रहा कि जब तक आप स्क्रिप्ट नहीं बनाते हैं मैं एग्जिबिट नहीं बना सकता। एग्जिबिट बनाने का काम उसका है, उसने बनाने हैं एग्जिबिट सारे के सारे, अंदर की गैलरियां उसने बना के देनी है, उसने डेकोरेट करके देनी है। पर क्या दिखाना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, ये नहीं पता। तो बेसिक काम इसमें जो है वो स्क्रिप्ट का है। सिवर वर्क तो 80% बन के तैयार हो गया, लगभग 80% तैयार हो गया, और थोड़े टाइम में वो तैयार हो जाएगा। लेकिन आर्ट वर्क और ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये काम जो सबसे जरूरी है वो रह गया। और उन सबसे पहले ये है कि हम इसकी स्क्रिप्ट लिखें, और स्क्रिप्ट लिखने में बहुत सारा, आप जानते हैं, मुझे पता कि आपके केसी यादव जी के साथ भी अच्छे संबंध रहे, और इस सारे को आप जानते भी हैं कि अम्बाला का ये सारा जो हुआ, और बाकी जो काम है उनके विद्यार्थी करेंगे सारा जो उन्होंने उनसे पढ़ा। और यूवी सिंह ने तो इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है, और उसमें उन्होंने कई चीजें बताई हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे अंग्रेजों ने बाद में, और एक वो लिस्ट भी छपी हुई है, मैंने नेट पर देखी थी कि कौन कौन सी यूनिटें उन्होंने डिसबैंड कर दी अंग्रेजों ने। वो भी हम दिखा सकते हैं कि जो उन्होंने बाद में बदला लिया, जब वो सारी शांत हो गई, बहादुर शाह जफर को जाके रंगून में दबा दिया गया, उसके बाद उन्होंने बदला लिया इनके साथ जो सैनिक थे जिन्होंने क्रांति की थी, ताकि दोबारा ऐसी क्रांति ना हो सके। और हम जानते हैं कि पुलिस एक्ट भी उसके बाद ही वजूद में आया। उनको समझ आया कि भाई सारा कंट्रोल रखने के लिए आर्मी ही नहीं कर सकती, उसके लिए एक थर्ड शासन और आर्मी के बीच में भी एक एजेंसी होनी चाहिए। तो उन्होंने पुलिस एक्ट, मेरा ख्याल है 1860 में या 62 में पुलिस एक्ट बनाया गया, जो वो कदम उन्होंने बाद में उठाए ताकि दोबारा ऐसा ना हो सके, वो उन्होंने बाद में उठाए। तो जितनी इतिहास की बातें हैं, ये सारा एक ऐसा मोन्यूमेंट हम बनाना चाहते हैं कि सारे हिंदुस्तान से लोग देखने आए जो, और लोकेशन इतनी बेहतर है कि जीडी रोड के ऊपर है। मैं नहीं समझता कि कोई भी निकलने वाला बिना देखे इसको यहाँ से आगे निकलेगा। और हमने इसके ऊपर हेलीपैड भी बनाया है कि अगर बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, विदेशी आते हैं, तो उनको ला के दिखाना है, तो हम इसके अंदर ही हेलीकॉप्टर उतार के उनको वहां पर वो इसको देख सके। तो ये थोड़ा सा काम हमने किया है, बाकी सारा अब आपने करना है, उसी से ही ये आगे बढ़ेगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी कला के प्रेमी हैं, और वो इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, और बकायदा वो तो इसमें बहुत बड़ा योगदान भी देते हैं, उन्होंने काफी उसमें करते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे चीफ सेक्रेटरी सारा इसका करते हैं, और सारे ये देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आप सारों के प्रयास से ये एक ऐसी ऐतिहासिक चीज बन जाएगी जो युगों युगों तक लोग इसको याद रखेंगे कि ये अम्बाला में ऐसा एक स्मारक बना है। धन्यवाद। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि आजादी का मंदिर है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जानी चाहिए, तभी वो जीवित। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। सर अगले हफ्ते सर मंडे को जब डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मनाली से वापस आ जाएंगे, तो सर मैं संपर्क में रहूंगा प्रोफेसर साहब के, और इसको हम जैसे आपने गाइडेंस दी इसको आगे करेंगे। थोड़ा कोविड का सर थोड़ा ये ठीक हो जाए और प्रोफेसर साहब बाहर निकलना शुरू करें, तो हम जरूर चाहेंगे कि एक बार प्रोफेसर साहब को हम अम्बाला लाएं और वो साइट देखें, क्योंकि उसको देखने से एक नया एक पर्सपेक्टिव आएगा। तो जब भी सर प्रोफेसर साहब अम्बाला आएंगे तो सर वील सीक योर कन्वीनियंस, और एक जॉइंट इंस्पेक्शन सर अगर आपके साथ प्रोफेसर नहीं सब रहेंगे, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। सब रहेंगे, आर्किटेक्ट को भी बुलाएंगे, और जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उसके भी सारे अधिकारियों को बुलाएंगे, ताकि वो एक्सप्लेन कर सके भी
क्या क्या है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम सर, थैंक यू थैंक यू सर। कोई और बोलना चाहता हो, कुछ कहना चाहता हो तो वो कह सकते हैं। कोई बल्कि जो जानकारी उनके पास है या जो है वो बता सकते हैं। बताओ नीरज जी, आप बताओ। जी सर, कल हम साइट विजिट करके आए थे। जब हम आए थे कल, अच्छा जी। तो सब आपसे मिलने के बाद फिर हम साइट विजिट ही करके आए थे। और क्या कहते हैं, बहुत ही भव्य बन रहा है सर, बहुत ही। और आपका जो दूरदर्शी विजन है और आपकी गाइडेंस में बहुत ही शानदार चीज बन रही है। और सर मैं कहूँगा कि मतलब राष्ट्रीय ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चीज बन रही है। तो ये आपने सही कहा कि फॉरेन से भी जो डेलीगेट्स आएंगे और जो इंटेलेक्चुअल्स आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे, तो उनके लिए भी है। और एक जैसे पिताजी ने कहा था मेरे ख्याल से मीटिंग में ही, कि एक आम किसान से लेके और इंटरनेशनल स्कॉलर तक भी उन चीजों को एक बार घुसे और बाहर निकले तो उनको क्लियर हो जाए कि 1857 में हरियाणा का क्या योगदान रहा था। तो इस तरह का वो चीज उसी के हाँ, एक जैसा चैप्टर आपका हमें गाइडेंस है। ये भी बताना पड़ेगा कि ये क्रांति हुई क्यों, क्या क्या जातियां उस वक्त अंग्रेज कर रहे थे, वो भी एक चैप्टर हमें शुरू में दिखाना पड़ेगा कि भी ऐसा क्या हुआ। वो कारतूस वाली बात तो अलग है, लेकिन और भी था कि पीजेंट्री भी और लोग भी सारे उस वक्त खिलाफ हुए थे, और उनके भी हमें एक चैप्टर इनिशियल वो दिखाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जी सर। जी सर, मुझे लगता है कि सारा इंटर करने के साथ सर, जो हमारा हमने बिल्डिंग कल हमने भी देखा था, सर के साथ हम लोग गए थे, तो उसमें 3 विंग्स बने हुए हैं। जो कि पहले विंग में यदि हम लोग वहीं कॉज पे फोकस करें कि क्या कारण रहे, और उसके बाद अम्बाला के साथ, अम्बाला हरियाणा एंड देन नेशनल स्तर पे सर, वो जो कमल का फूल वाले बिल्डिंग के अंदर भी कुछ स्पेस हैं जो कल हमारी आर्किटेक्ट से बात हो रही थी, तो उसमें यदि हम लोग सर हरियाणा हिस्ट्री एंड कल्चर से जुड़े हुए पोर्शन को, जो कि कॉज और उसके कॉन्सिक्वेंस को जो पंत सर ने जो डिस्कस किया, उस कमल वाले में यदि हम लोग ले चलें तो काफी अच्छा बैठेगा सर। तो ये हम लोगों ने कल उनके साथ, आर्किटेक्ट थे वहाँ पे, वो हमें डिस्क्राइब कर रहे थे कि कहाँ पे किस तरह की चीजें आ सकती हैं। और बाकी चूंकि सर मैंने पीएम म्यूजियम जो नेहरू मेमोरियल में बना हुआ है, क्योंकि उसका मैं ऑलरेडी कंसल्टेंट था, तो 3D के साथ कैसे उसमें विजुअलाइज करके हमने बनाया था, तो उसका भी एक अनुभव का यहाँ पे फायदा हम लोग उठा सकते हैं नरेशन के साथ। जी सर। ऑडियो विजुअल तो कई जगह पर बने हुए हैं, मैंने अंडमान निकोबार में देखा था, वहाँ पर वो दिखाते हैं, और बिल्कुल वो बैठ के ऐसे लगता है कि जैसे हम विजुअल देख रहे हैं, घोड़ा कहाँ से कदम रख रहा है, कहाँ जा रहा है, सिपाही क्या कह रहा है, सारा इस प्रकार का इतना बेहतरीन सा मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ। जी जी जी। हाँ जी, यूवी सिंह जी, आप कहना चाहते हो कुछ? हाँ सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपकी वीडियो बंद हुई है, उसको खोल लो थोड़ा। सर अम्बाला को जब हम हाईलाइट करेंगे तो इन आर्मी रेजिमेंट की इंस्टॉलेशन भी हम दिखाएंगे एक मैप के माध्यम से। भाई सारे सभी रेजिमेंट कहाँ पर थी, प्लेसमेंट थी, कहाँ कौन सी यूनिट थी, कहाँ पर नेटिव इन्फेंट्रीज थी। हमें तो वैसे वो काली पलटन कहते थे। आज भी हमारे यहाँ पे जो पुल है जिसके पार वो नेटिव इन्फेंट्री थी, उसका नाम आज भी काली पलटन का पुल है, हमें काली पलटन कहते थे। और यूरोपियन यूनिट्स कहाँ थी वो भी हमें दिखानी चाहिए कि कहाँ थी, और उस वक्त का कंटोनमेंट का नक्शा क्या था। ये आपकी अच्छी बात है, वो सारा हमें दिखाना चाहिए। बिल्कुल लेकर चलेंगे वहां से भी कम्बाला की आप एक बहुत बड़े मिशन को लेकर चले हुए हैं। हमारा मकसद है इस मिशन को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा। ये आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं बहुत अच्छा और नेशनल लेवल का ये एक मॉन्यूमेंट बने। ठीक है जी, और कोई बोलना चाहता है? सर धन्यवाद आपको। हाँ जी, चीफ सेक्रेटरी साहब।
थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, हाँ जी। वी टेक इट फॉरवर्ड सर। सर जैसा कि आपने गाइडेंस दी है हम लोग इसमें, और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा है कि सर इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर से सर ये जो आपने मॉन्यूमेंट बनाया है, अब इसमें हमें रूह डालनी है, इसमें एक आत्मा डालनी है। वो प्रोफेसर पुष्पेश पंत और जो बाकी स्कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी टैलेंट से इसके अंदर सर एक सोल और आत्मा डाल देंगे और बहुत जल्दी सर आपका सपना मुकम्मल करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर।